वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आप सबको मेरा तहे दिल से प्रणाम। हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं और आज की जो चर्चा है वो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही गीतिका मैम कह के गई हैं यहाँ से कि एक बहुत अच्छी बात छेड़ी है उन्होंने, और मुझे लगता है आज हम उस पर बहुत ज़रूरी चर्चा करेंगे। आप सब अपना कुछ सवाल भी हमसे साझा कर सकते हैं। गीतिका मैम ने मेनोपॉज का जिक्र किया था। ये वो सब्जेक्ट है, ये वो जीवन का पहलू है महिलाओं के लिए जो बहुत हद तक छिपा रहता है, लेकिन आज हम इस पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये दौर कैसा होता है महिलाओं के लिए। इसे दौर ही कहना चाहूंगी क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसका, और जब महिलाएं इसमें पहुंचती हैं तो बहुत तरीके की बातें, बहुत तरीके की समस्याएं झेलती हैं, जिसमें मेंटल स्ट्रेस भी होता है। और मेरे साथ इस वक्त जितनी भी खास मेहमान, जितने विशेषज्ञ जुड़े हैं, आप सब एक बार फिर से तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। तो सबसे पहले मेरा सवाल मैम से होगा, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा मैम से। जयदीप मल्होत्रा मैम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्हें 3 बार नेपाल सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। और सबसे खास बात तो ये एक्चुअली इनकी उपलब्धियों की लिस्ट इतनी है कि मुझे कागज पर देखना पड़ रहा है, तो मैं एक बार कागज पर देखकर आपको बताती हूँ। 3000 से ज्यादा बच्चों का, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म इन्होंने करवाया है। और आयरलैंड रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने इन्हें ऑनररी डिग्री से भी नवाजा है। जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर जयदीप मैम का। थैंक यू। तो चूंकि बहुत अहम सवाल हो जाता है मैम, सबसे पहले चूंकि IVF ये एक ऐसी चीज है या फिर ये एक ऐसी टेक्निक है जिस पर हम आज बात तो करते हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी नहीं करते। हम सोचते हैं बच्चा हो तो अपने घर का ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस टेक्निक के बारे में बहुत आम भाषा में, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए कई लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, साइंटिफिकली भी बहुत कुछ जानते हैं। आजकल गूगल का जमाना है, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, जान गए हैं IVF है क्या। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो हमें टीवी के जरिए इस वक्त देख रहे हैं, वो इस टेक्निक को नहीं समझ पाते। थैंक यू पल्लवी, एंड सबको मेरा नमस्कार। IVF आजकल एक्चुअली इतना कोई नया शब्द नहीं है, बिकॉज ये अब काफ़ी 60 सालों से दुनिया में करा जा रहा है, और हमारी कंट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस IVF में हुई है, बहुत सारे सेंटर्स हैं। बट ये जो टेक्निक है, जैसे आपने कहा कि अभी भी टैबू है, और वो है तो है हमारे मन के अंदर काफ़ी, बट बहुत सारे लोग अब निकल कर इसमें से आ गए हैं। तो मैं इसको बहुत पॉजिटिवली ही लूँगी और कहूँगी कि जिनके कुदरती तरीके से जैसे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, और वो छोटी मोटी संख्या नहीं है, 15% पॉपुलेशन है हमारे देश की या वर्ल्ड की जो बांझपन से पीड़ित है, और उनको ये तकनीक जो है या टेक्नोलॉजी उसको हेल्प कर सकती है। और इनमें कारण कई सारे हो सकते हैं। पुरुषों में जैसे 50% कारण होते हैं, 50% औरतों में होते हैं, या समझिए कि 20% ऐसे होते हैं जो दोनों में कॉमन भी होते हैं। और आजकल करियर ओरिएंटेड कपल्स में वो जो 20% वाले कारण हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इनमें ये टेक्नोलॉजी जो है उनको हेल्प करती है एक अपना बच्चा करने में, जिसमें कि हम सपोज करिए जैसे किसी की ट्यूब्स बंद हैं या हस्बैंड्स में शुक्राणु बहुत कम है, तो उनका जो निषेचन है अंडे का और शुक्राणु का हम लोग बाहर कराते हैं, और उसको फिर यूट्रस के अंदर एक एम्ब्रियो या भ्रूण बना के वापस डाल दिया जाता है। तो इसमें कई सारे मिथ्स हैं कि ये जो है आपका बच्चा नहीं है, या किसी और के अंडा या कुछ शुक्राणु इस्तेमाल करे जाते हैं। तो ये सब मिथ ही है। बट ऐसा नहीं है कि हाँ हम डोनर एग या डोनर स्पर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जैसे बहुत सारी औरतें हैं जो पैदा होती हैं जिनमें ओवरीज नहीं है, या कई बार होता है यूट्रस ही नहीं हुआ, उसके बिना पैदा हुई, तो उनको मातृत्व से वंचित नहीं करा सकते। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि उनको माँ नहीं बनना चाहिए अगर कुदरत ने उनको कोई प्रॉब्लम दिया है। ऐसे ही पुरुष होते हैं जिनमें स्पर्म नहीं होते, और वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो कई बारी उतना ज़्यादा ओपनली आते नहीं हैं, और उनमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि शुक्राणु अंदर बन रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। तो जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, आप टेस्ट कराते हैं, तो कई बार हमें दिखता है कि हाँ जी टेस्टिकुलर स्पर्म मिल रहा है, IVF से वो अपना बच्चा कर सकते हैं।
तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये कई तरह से हेल्प करती है और आजकल तो बहुत सारी इसमें एडवांसमेंट आ गई है जिसमें कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं, हम कई सारे, जैसे अभी आपने जीनोम की बात करी, जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, कई बीमारियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही हैं, आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, आप एक अच्छी पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हर इंसान जो आता है उसका एक बर्थ राइट है टू रिप्रोड्यूस। भगवान ने हमें एक ये दे के भेजा है कि हाँ यू हैव द राइट टू रिप्रोड्यूस, और ये टेक्नोलॉजी उसको हेल्प करती है टू अचीव दोज थॉट्स। बिल्कुल। और आईवीएफ ये एक ऐसी टेक्निक है जो सबको माता पिता बनने का हक देती है और कहते हैं कि इनफर्टिलिटी की जो समस्या है वो दरअसल बहुत सी वजहों से होती है। यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, पीसीओडी की समस्या हो, आपको ज्यादा उम्र हो गई हो आपको, तो इन सब चीजों में आईवीएफ बहुत हेल्पफुल होता है। मैं डॉक्टर कनिका सूद मैम के पास जाना चाहूंगी, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। पहले तो कनिका मैम के लिए जोरदार तालियां। कनिका मैम, मैं कुछ देर पहले पढ़ रही थी, एक्चुअली अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो जो आंकड़े हैं वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है कैंसर के पेशेंट्स। आज आंकड़े कहते हैं कि भारत में 2020 की अगर बात करूं तो 7,70,230 कैंसर के पेशेंट थे। 21 में ये 10-15 हजार और बढ़ गए। आने वाले सालों में कहा जा रहा है कि 15 लाख के पार भी कैंसर के पेशेंट्स हो सकते हैं। मेरा पहला सवाल ये कि उत्तर प्रदेश क्यों कैंसर पीड़ितों के मामले में इतना आगे जा रहा है? पहले तो इस मंच के जरिए से मैं बताना चाहूंगी कि पूरे देश में ही कैंसर की दर बहुत बढ़ रही है, पूरे ही विश्व में बढ़ रही है, पर हमारे देश में कैंसर की दर इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लैंसेट जो एक हमारी प्रमुख पत्रिका होती है उनका अनुमान है कि 2030 तक जो 40 या 50 वर्ष की आयु के बीच के लोग हैं उसमें लगभग 47% लोग अपनी जान ज्यादा गंवाएंगे। और मुख्य कारण सबको पता है, सिर्फ हम आंख बंद करते हैं उन कारणों के प्रति। मुख्य कारण है तंबाकू का सेवन। जितने कैंसर्स दुनिया में होते हैं उनमें से 33% कैंसर्स का कारण तंबाकू का प्रयोग होता है। और मैं दिल्ली में बैठी हूँ, दिल्ली जैसे सेंटर पे मैं 70% पेशेंट्स जो ट्रीट करती हूँ वो उत्तर प्रदेश के ही ट्रीट करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे तंबाकू का सेवन ज्यादा है। स्पेशली च्यूड टोबैको, जो स्मोक्ड टोबैको होता है वो फेफड़े का कैंसर करता है, पर जो हम चबाते हैं तंबाकू वो मुख के कैंसर्स करते हैं। एक टाटा मेमोरियल की स्टडी आई थी समवेयर बिटवीन 2021 और उन्होंने ये बताया कि हमारे देश में जो मुख के कैंसर्स हैं उनकी दर 115% बढ़ गई है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। तो कारण तंबाकू सेवन ही है और लोग इस भ्रम में रहते हैं कि जो सिगरेट है वो सेफ है, जो फिल्टर्ड सिगरेट है वो बेटर है, या ये वाला फॉर्म ऑफ टोबैको सेफ है। तंबाकू किसी भी कारण से आपको कैंसर कर सकता है, क्योंकि वो एक कैटेगरी 1 कार्सिनोजन है। शरीर में जो कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता होती है किसी भी चीज में, उसको हम कैटेगराइज करते हैं कैटेगरी 1, 2 और 3। तंबाकू जो है वो कैटेगरी 1 है, तो मुख्य कारण तंबाकू। दूसरा जो आपने एक और देखा होगा, अखबारों में भी उसकी थोड़ी सी चर्चा हुई कि महिलाओं में कैंसर बढ़ा है। 2020 में महिलाओं में स्तन कैंसर 2 लाख से अधिक महिलाओं को हुआ है। तो वो हमारा जो जीवन शैली बदल रही है उसके कारण से हो रहा है। तीसरी चीज संक्रमण, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण के जो कैंसर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। पर इस साल बहुत खुशी हो रही है, हमारे बजट में वैक्सीनेशन के लिए प्रावधान रखा जाने वाला है, तो शायद ये दर कुछ रोकथाम हम ला पाए। और ये एक ऐसी समस्या है, जब आप पढ़ने और देखने निकलेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस वक्त कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, और इसका बहुत ज्यादा असर जो होता है वो दिमाग पे होता है, मेंटल स्ट्रेस। इसके लिए भी हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, संगीता मैम के लिए जोरदार तालियां। संगीता मैम, एक सवाल मेरा मेंटल स्ट्रेस से जुड़ा हुआ, सबको है ये परेशानी, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो स्ट्रेस ना लेते हों। घर में है स्ट्रेस, बाहर गए स्ट्रेस, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं स्ट्रेस, खाना खा लिया उसमें भी स्ट्रेस, हर जगह स्ट्रेस है। लेकिन इस स्ट्रेस का इम्पैक्ट क्या है? देखिए, कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस तो अच्छी होती है, थोड़ी मात्रा में अच्छी होती है। आप जितना परफॉर्म कर पाते हैं, अगर स्ट्रेस ना हो, कल एग्जाम है तो आप पढ़ेंगे ही नहीं,
हाँ कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट है, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी बहुत दिन पड़े हैं, चलता है। पर अगर थोड़ा स्ट्रेस होगा, हाँ मुझे परफॉर्म करना है, तो थोड़ी मात्रा में अच्छी होती है। प्रॉब्लम तब बनती है ये जब अपनी मात्रा से ज़्यादा हो जाता है, जब आपकी ये डे टू डे फंक्शनिंग में इम्पैक्ट करने लगता है। आप कुछ तरह की पर्सनालिटीज भी होती हैं, एंग्शियस पर्सनालिटीज भी होती हैं, उनको हर विषय पे चिंता करना है। अब खाना क्या बनेगा, बच्चा घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इतनी देर में वहां हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, लास्ट मोमेंट पे कुछ हो तो नहीं जाएगा। कई बार हम इस तरह की अपनी एक पर्सनैलिटी भी बना लेते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि वो हर समय आपके दिमाग पे बोझ रहता है और आपको आपकी डे टू डे फंक्शनिंग पे इफेक्ट करने लगता है। तो जब मैंने जैसे कहा कि शुरू में थोड़ी मात्रा में अच्छी होती है, पर वही मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपकी परफॉर्मेंस कम कर देती है। आपकी परफॉर्मेंस, मेंटल, आपका जो एंड्योरेंस है, आपको किसी परेशानी को झेलने की जो क्षमता है वो कम कर देता है। एंड अगर बहुत और बढ़ता है तो ये फिजिकली भी इम्पैक्ट होने लगता है। आपका हार्ट बीट फास्ट चलने लगता है, आप यू आर अवेयर ऑफ योर हार्ट बीट, पैल्पिटेशंस हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। एंड वी ऑल नो कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट की तकलीफ ये होती है तो वो सारे ही फिर पूरे ये कोई एक अलग से हिस्सा नहीं है जो एक अलग हिस्से में उनकी प्रॉब्लम होगी। होल बॉडी इज कनेक्टेड। एक अगर सिस्टम ठीक नहीं है, एक ऑर्गन ठीक नहीं है, तो देन इट इम्पैक्ट्स दी अदर ऑर्गन्स एज वेल। तो बड़े फार रीचिंग इम्पैक्ट होते हैं स्ट्रेस के। तो इसीलिए स्ट्रेस हैंडलिंग पे हम काफ़ी करते हैं। उसमें बड़े सारे इश्यूज हैं। आप अपना कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आप कैसे अपना पीपल मैनेजमेंट करते हैं, आप हाउ डू यू प्लान सो दैट यू डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट। बिल्कुल, और प्लानिंग ही है हर समस्या का समाधान। जाहिर है संगीता मैम ने कहा कि पहले तो आप प्लान करिए और एक बार डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार आप किस तरह के स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। वैसा स्ट्रेस जो आपके दिमाग को खराब कर रहा है या वैसा स्ट्रेस जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से मैम ने कहा कि एग्जाम है, नहीं पढ़ेंगे, उसका स्ट्रेस नहीं लेंगे, तब तो फेल करना पक्का है। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, डॉक्टर मंदाकिनी प्रधान। मैम के लिए बहुत जोर से तालियां बजाइए, जोरदार तालियों से स्वागत। मंदाकिनी मैम, मातृत्व स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें, जो खास तौर से अभी इस वक्त प्रेग्नेंट हैं या फिर होने की कोशिश कर रही हैं या माँ बनना चाहती हैं या अभी वो यंग एज में ही हैं, आगे जाके कभी ना कभी तो माँ बनेंगी। हम घर में भी सुनते आए हैं, अच्छा खाओ, टेंशन मत लो, परेशान मत हो, बच्चा सही होगा, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो। इन सब के अलावा कोई एक ऐसा की एलिमेंट जो रह जाता है, जो अपने घर में किसी को नहीं बताते, जो घर में, जब हम घर में किसी को सजेस्ट नहीं करते कि अच्छा खाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छे से रहो, बच्चा हेल्दी होगा, इसके अलावा और कुछ ऐसा रह जाता है? जो नमस्कार, जो बोले अच्छा खाओ, अच्छा एंड आपका बच्चा अच्छा होगा, इसके अलावा और क्या करते हैं जो मैडम बोल चुके हैं कि हम अगर किसी को बोलेंगे कि स्ट्रेस नहीं लो, ये संभव है क्या? ये कभी संभव नहीं है कि हम बोलेंगे स्ट्रेस नहीं लो तो उसका मतलब है स्ट्रेस ज्यादा हो गया। एंड स्ट्रेस डेफिनेटली, एक स्वस्थ बच्चा आगे चल के आपको हो रही है, आपके घर में किसी को हो रही है, तो उसमें बहुत सारे दवाई के अलावा, रादर दवाई के साथ साथ आपको बहुत सारे खाद्य, आपकी एनवायरमेंट, आपके परिसर कैसा है, आपके परिवेश कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करता है आपकी बच्चा कैसे होने वाला है। दूसरा चीज हो गया बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है। आजकल टेक्निक काफी चीजें आ गई हैं। पहले होता था कि प्रेगनेंसी हो गई, अच्छा चलो 9 महीने के बाद बच्चा हो गया। हम सुनते थे कि 3 से 5% बच्चे में, कुछ 100 बच्चे कहीं पे पैदा होंगे तो 3 से 5% कुछ विकलांग होंगे। अभी उसके बाद आया कि कुछ बच्चे पेट के अंदर खराब हो जाएंगे। सरकार के तरफ से, हमारी सोसाइटी के तरफ से काफी सारे मुहिम है कि अंदर में बच्चा, पेट के अंदर जो पल रही है बच्चा, वो कोई बीमारी का शिकायत है क्या,
उसको हम कैसे पकड़ पाएंगे पेट में बच्चा होते हुए, और उसको क्या हम इलाज कर पाएंगे। ये जो साइंस धीरे धीरे बढ़ रही है और उसमें ऑलमोस्ट हम सारे को कवर कर रहे हैं। डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा यहाँ पे है, वो भी शुरू किए थे। पेट में पले हुए बच्चे का बीमारी को कैसे पकड़ें। आपने सुना होगा थैलेसीमिया की बीमारी से हमारे कंट्री में बहुत सारे ब्लड इस्तेमाल होती है उन बच्चों को ब्लड चढ़ा के जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए। ये बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं, उसके बाद बिना ब्लड में उनकी जान चली जाती है। तो इनको बचाने के लिए हम हर महीने उनको ब्लड चढ़ाते हैं, 2 से 3 हफ्ते में एक बार ब्लड चढ़ाते हैं। सोच लीजिए बच्चा बड़ा हो गया, 40 साल का हो गया, वो हर महीने ब्लड चढ़ा रहे हैं, 3 हफ्ते में ब्लड चढ़ा रहे हैं, जिंदगी आगे बढ़ रही है। उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन इसी बीमारी को अगर हम माँ के पेट में होते हुए पकड़ पाएंगे और ऐसे बच्चा पैदा करने नहीं देंगे, तो ये हमारी साइंस की टेक्नोलॉजी है, हमारी तरफ से समाज को कंट्रीब्यूशन है, समाज की कोऑपरेशन चाहिए। आप लोगों की सबकी कोऑपरेशन में मेरे बोलने का है कि बहुत सारे बीमारी है पेट के अंदर बच्चे में, टेस्टिंग संभव है और उसको जानने के बाद कुछ को हम इलाज कर पाते हैं, कुछ को हम ऐसे बच्चा पैदा करने में रोक सकते हैं। वो जल्दी से जल्दी 3 महीने में पता कर सकते हैं। जन्मपत्री की बात हो रही थी, हम कुंडली मिलाते हैं, अभी जन्मपत्री मिलाना पड़ेगा। पहले बोल रहे थे ऐसे बहुत जल्दी आने वाला है कि शादी से पहले या शादी के बाद, एटलीस्ट अभी शादी के बाद हम जो बीमारी हमारे देश में कॉमन है, जैसे थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल हो गया, कुछ सांस लेने वाली बीमारी है और कई तरह की बीमारी है, उसके लिए स्क्रीनिंग कर ले, जहाँ पे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का दोनों लोग कैरियर हैं, यानी कि उनका जो बच्चा होगा वो खतरे में है, तो वैसे वाले में प्रीनेटल डायग्नोसिस यानी कि पेट के अंदर बच्चा होते हुए 3 महीने के होते हुए उसको जांच करके हम संभाल ले। दूसरी बात रही जो मंद बुद्धि वाले बच्चा होते हैं, उनके भी टेस्ट करके हम पेट के अंदर संभाल पाए। रादर मैं ये मीटिंग आने से पहले 4 पेशेंट का करके दौड़ते हुए आई हूँ और एक पेशेंट को जाके पेट के अंदर बच्चे को खून चढ़ाने वाली हूँ। ये कुछ बच्चे होते हैं जिसको इलाज संभव है, पेट के अंदर इलाज संभव है, जिसको इलाज करके हम स्वस्थ बच्चा उस परिवार को दे सकते हैं और परिवार में एक स्वस्थ बच्चा पैदा होके वो आगे चल के स्वस्थ रहे। ये हमारी एज ए कम्युनिटी, एज ए वुमेन, एज ए सोसाइटी, ये हमारी अपेक्षा है, हमारे से अपेक्षा है, हम हर टाइम कोशिश करते हैं कि ये करने के लिए। तो इसी में मुहिम है कि बच्चे को कुछ इलाज करो पेट के अंदर और वो बच्चा स्वस्थ हो जाए। धन्यवाद। पल्लवी, आई लाइक टू ऐड यहाँ पे थोड़ा सा, बिकॉज हम लोग बहुत जो प्रेगनेंसी है उसको भी एक अलग तरीके से लेते हैं। जैसे आपने कहा कि खाओ अच्छा, और उसके अलावा क्या, तो ये जो प्रेगनेंसी है, एंड आई एम श्योर आप सब एग्री करेंगे, ये स्वस्थ बच्चा क्या है। स्वस्थ बच्चा वो होता है कि वो खाली देखने में ही ठीक नहीं लग रहा है, उसकी बहुत सारी चीजें हैं, जो बीमारियां हैं, उसका पर्सनालिटी है और जो उसकी आगे की ग्रोथ है, इन सब की जो नींव है वो माँ की कोख के अंदर रखी जाती है। और माँ की कोख में जब हम प्रेगनेंसी से तैयारी शुरू करते हैं कि हाँ जी आप अच्छा खाओ, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। आप प्रेगनेंसी से पहले आपको तैयारी करनी है, प्री कंसेप्शन केयर उतना ही इम्पोर्टेंट है। और मेरा एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऐप है जहां मैं आपको बताना चाहूंगी, आई मम्स है, ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज विनर है और ये उसी की प्रेगनेंसी केयर के ऊपर है, गर्भ संस्कार और फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीजेस पे बेस्ड है ये। इसका जो मेन मकसद है कि प्रेगनेंसी जो है वो खाली एक माँ का ही दायित्व नहीं है, ये उसके साथ हस्बैंड और पूरी फैमिली का ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ क्या खा रही है, लेकिन माँ के साथ लोग कैसे पेश आ रहे हैं, उसका बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो क्या पानी पी रही है, उसके साथ आप कैसा बोल रहे हैं, इन सब का, और प्लस उसका लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम आज अभी जो जेनेटिक्स की बात कर रहे थे, एपिजेनेटिक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी जेनेटिक्स को ही चेंज कर सकते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, कोई बहुत पतला दुबला है और उसने
उसको प्रेगनेंसी हुआ और आप सोचेंगे कि ये इसका बच्चा दुबला होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और वो जो प्रॉब्लम्स माँ की कोख में वो बच्चा फेस कर रहा है, उसको ओबेसिटी होगी, बाद में जाके उसे डायबिटीज होगा और बाद में जाके उसे कैंसर होगा। इनफैक्ट आपके साथ भी मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि एक बहुत बड़ा कारण आज कैंसर बढ़ने का भी हमारे देश के अंदर ओबेसिटी है। जितने भी लोग ज्यादा वजन वाले हैं उनको 7 प्रकार के कैंसर ज्यादा होते हैं। दूसरा हमारा लाइफस्टाइल है, हम जो आराम पसंद हैं, बहुत ज्यादा बाहर के खाना खाते हैं, ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीते हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आज आप यहाँ पे ग्लास की बॉटल्स रखी हैं, ये सब कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जो हमारी ये सब सेहत, गिरती हुई सेहत है, उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा देखिए कितनी खूबसूरत बात है, ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। बच्चे ने अभी हमारे 4 पैनल इस वक्त हमारे साथ हैं। बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा अस्वस्थ है, जैसे जैसे बड़ा होगा उसको बीमारियां हो सकती हैं, उसको स्ट्रेस हो सकता है, उसको कैंसर हो सकता है। मतलब हमारे जो आज खास 4 पैनल हैं, आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है या जन्म लेने से पहले उसकी किस तरीके से आपको देखभाल करनी है। आप सब में जितने लोग इस वक्त बैठे हैं, मुझे लगता है कि कई लोग इसलिए भी इस चर्चा को बहुत ज्यादा नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि हम तो अब उस फेज से निकल गए हैं, लेकिन आपको बताना भी तो चाहिए किसी को, आसपास के कई लोगों को आप बताएंगे। आजकल तो इंस्टा रील का टाइम है, हर कोई डॉक्टर है, अब तो कहीं पढ़ लिया, अगर मैम से ही सुन लिया, उसी का एक रील बना के आपने डाल दिया। तो एक तरीके से हम अवेयरनेस की ओर भी बढ़ रहे हैं और ये जो हमारा संवाद है ये उसी ओर है कि हम सबको अवेयर होना है। मैम, ये जो 4 पैनल है हमारे साथ, इन सब के पास डॉक्टर्स की डिग्री है, ये लोग स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन हम सब भी अगर एक दूसरे से कुछ जानकारियां साझा करते हैं तो हम विशेषज्ञ तो नहीं हो सकते, लेकिन उस विशेष टॉपिक पर हम एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें जरूर बता सकते हैं। जी मैम, मैं एक बात जोड़ना चाहती थी कि हमें एक मदरहुड सेफ एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है। वर्किंग मदर्स काम करते करते बहुत सारा स्ट्रेस झेलती हैं। मदरहुड आने के बाद उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो मिल्क एक्सप्रेस कर सकें, अपने बच्चे के लिए न्यूट्रिशन के लिए वो मिल्क प्रोवाइड कर सकें। तो बहुत सारे चैलेंजेस वर्किंग मदर को होते हैं। तो एक वर्क एनवायरनमेंट भी मदरहुड सेव करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में प्रावधान नहीं होता है मदरहुड को एक्सेप्ट करने के लिए। पहली चीज़ तो वो मदरहुड चाहते ही नहीं है, वो हायर ही नहीं करना चाहते ऐसे लोग जो मदरहुड प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं। पर जो महिला काम कर रही हैं वहाँ पे उनको एक एनवायरनमेंट ज़रूर प्रदान करें। मैं रेडिएशन वर्कर हूँ, तो मुझे पता है अगर मेरे विभाग में कोई महिला प्रेग्नेंट है तो मुझे उसे रेडिएशन जोन से दूर करना है, तो ऑल्टरनेटिवली मुझे रिसोर्सेज चाहिए। तो उसको हमें थोड़ा सशक्त करना है कि महिला मेंटली फिजिकली सेफ हो ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी एंड बियॉन्ड। मैं आपके पास आऊंगी मैम। एक मेरा सवाल था मैम आपसे, because we were discussing motherhood here, and you asked me one question on stress. Postpartum psychosis एक बड़ी नोन चीज है जो बहुत सोसाइटी में अंडर रिकग्नाइज्ड है। वी गेट लॉट ऑफ मदर्स, वो पोस्टपार्टम साइकोसिस, डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दिमाग में चेंजेस होते हैं, तो कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर होने लगता है। एंड स्पेशली अगर घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, स्ट्रेसफुल है, कोऑपरेटिव नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, तो उस ऐसी स्थिति में वो साइकोसिस बढ़ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि फिर इतना बढ़ता है कि मदर अपने बच्चे को भी हार्म कर देती है। तो दैट इज वन थिंग दैट वी मस्ट रिकग्नाइज। बहुत से लोग हमारी एज ग्रुप के भी हैं, यंग एज ग्रुप पे, तो घर में बहू हैं, बेटियां हैं, तो प्रोवाइड दैट मेंटल सपोर्ट आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी। बिफोर डिलीवरी सब बड़ा प्यार से रखते हैं, बट आफ्टर डिलीवरी दे आर लेफ्ट ऑन देयर ओन। वो उसको भी ध्यान में रखना है एंड प्रोवाइड दैट मेंटल केयर। एंड इफ यू फाइंड समथिंग एबनॉर्मल जो अफेक्ट कर रहा है, मस्ट सीक हेल्प। छोड़ मत दीजिए उसको वहां पर। उसको अब सब कुछ अवेलेबल है, साइकेट्रिस्ट भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। एक मेरा कनेक्टिंग सवाल संगीता मैम आपसे, क्योंकि अगर किसी को स्ट्रेस होता है, कोई मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहा है, तो वो किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाता है। आस पड़ोस के कुछ लोगों को पता चल गया, कह देते हैं पागल है ये, तो पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है। ये डिफरेंशिएट कैसे होगा? अनफॉर्चुनेटली
ओवर द ईयर्स स्टिग्मा तो है, ये कम भी हुआ है काफी हद तक। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको बुखार होता है तो आप कोई झिझकते नहीं है डॉक्टर के पास जाने में। इवन कैंसर भी हो गया तब भी कोई नहीं झिझकता है जाने में, जबकि पता आपने बहुत सारा जिंदगी भर गुटखा खाया है, मुंह में भरा है, तो दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग। उसमें कोई स्टिग्मा नहीं लगता है। बट वाई दिस इज लाइक, जैसे अगर हमारे शरीर में कोई और बीमारी हुई है, ऐसे ही हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स का बैलेंस जब खराब हो जाता है तो दिस मैनिफेस्ट एज सम बिहेवियरल प्रॉब्लम। हमारे समाज में पता नहीं कुछ थोड़ा सा टॉलरेंस भी ज्यादा है। जब तक वो बिल्कुल अपने कपड़े फाड़ नहीं लेगा, बाल नोच नहीं लेगा या घर से बाहर नहीं निकल जाएगा, तब तक नहीं उसकी परेशानी समझेंगे। जब वो शुरुआत हो रही होती है तब बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना, बाकी सब ठीक है, बस इसी बात पे ऐसे बोलता है, इसी बात पे ऐसे करता है, तो दैट इज दी प्रॉब्लम। तो आप, क्योंकि बाकी सब ठीक है इसलिए हम उसको आंख बंद करके बैठ जाना चाहते हैं। स्टिग्मा कैसे कम होगा? एक तो एजुकेशन है, लाइक एनी अदर इलनेस, दिस इज ऑल्सो एन इलनेस, जो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करिए। और आज की समय में अगर आप देखेंगे प्रेवलेंस, तो 1 in 4 has some psychiatric problem today. So I don't know how many people are sitting here in the hall. Some or the other problem है ये। अब क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं, स्ट्रेसफुल हो गया है बहुत, दैट हैज एडेड। कुछ तो जेनेटिक्स और वो सब है ही है, लाइफस्टाइल ने ऐड कर दिया है, करियर, ये हर चीज का वो करके। अब कम कैसे होगा? एजुकेशन 1। दूसरा, अभी जैसे हमारा इंस्टीट्यूट, जो हमारा इंस्टीट्यूट का नाम पहले था हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेज शादरा, तो एक बड़ा वो था, ठीक से बात नहीं कर रहा है, ये बिहेवियर ठीक नहीं कर रहा, तुम्हें आगरा छोड़ा है या शादरा छोड़ा है। तो अबाउट 93 में ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बन गया। तो इसका मतलब कि साइकेट्री, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और दूसरे डिसिप्लिन्स भी आ गए। तो पहले रिक्शे वाले से ही पूछते थे तो इबास बोलते थे तो पहुंचाता नहीं था, कहाँ क्या काम में जाना है, फिर बोलते थे वो मेंटल हॉस्पिटल, फट से वहां पहुंचा देता था। तो बट अभी ओवर 20 years इबास बोलो तो आते हैं लोग। एंड आई सी मेजर चेंज इसलिए आया है क्योंकि अब उनको ये नहीं लगता कि पहले तो सिर्फ साइकेट्री था, तो उनको लगता था साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो पागल बोलेंगे हमें। अब क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट भी है, वहाँ न्यूरोसर्जन भी है, दूसरे लोग भी हैं, तो हम किसके पास गए किसको क्या पता। पर अभी भी हम आंख मूंद करके ही बैठे हैं। दिस इज लाइक, आई वुड अर्ज हियर पीपल सिटिंग हियर, दिस इज लाइक एनी अदर प्रॉब्लम। आप जितने जल्दी पकड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। हम क्योंकि देरी करते हैं तो दवाओं का भी फिर असर आने में देर लगती है और मैनेजमेंट उतनी डिफिकल्ट होती है। तो पिकअप दीज प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर कोई ऐसे बोलता हुआ जा रहा है, ऐसे ही अपने आप में रहता है, इसको दीन दुनिया का पता नहीं है ना। पर दैट्स द फर्स्ट स्टेज that you must recognize and must seek help, ना कि जब तक वो पत्थर उठा के मारने लगे और अपने आप को हार्म करने लगे। तो प्लीज, बिहेवियर की ही तो प्रॉब्लम है, तो बिहेवियर में ही दर्शाएगी, तो उसको अर्ली रिकग्नाइज करिए। अगर कोई चेंज आया है, लुक फॉर इट, गेट इट ट्रीटेड, इट इज प्योर, बिल्कुल आराम से मैनेजेबल है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, नियर नॉर्मल तो जी ही सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात कही मैम ने कि नॉर्मल लाइफ जीना ही चाहिए। हाँ, बिहेवियर में अगर कोई इशू नजर आ रहा है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई समस्या है, क्योंकि जैसा मैम ने भी कहा कि बुखार होता है तो डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं, लेकिन अगर किसी तरह की कोई समस्या है, दिमाग में कुछ चल रहा है, तो एक बार डॉक्टर से मिल लेने में कभी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जयदीप मैम, आपसे एक सवाल मेरा, अब मेनोपॉज पे बात कर लेते हैं। हर औरत उस दौर में जाती ही जाती है, उस पर हम बहुत कम बात करते हैं और आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी बहुत कम बताती है इस पर। तो अगर हम मेनोपॉज की बात करें तो आप बैक ऑफ द कैमरा मुझे बता रही थी कि चाइना और इंडिया में इस जो एज का डिफरेंस है मेनोपॉज में, वो है 3-4 साल का लगभग।
तो 34 साल इंडिया की जो वुमेन्स हैं वो 34 साल से उनको इस बारे में पढ़ना और समझ लेना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये मेनोपॉज की जो कंडीशन है, ये जो समय आता है, उस पर अगर हम बात करें तो ये किस ऑब्वियसली ये मेंटल स्ट्रेस भी देता है, कई चीजों को हमसे जोड़ने लगता है, कई बीमारियों को जोड़ता है हमसे। एग्जैक्टली इस चीज की नॉलेज कैसे हो महिलाओं को? या पल्लवी, वेरी नाइस क्वेश्चन। और मेरे को बहुत अच्छा लगा जब गीतिका ने भी ये छेड़ा, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जो हम लोग अभी बात कर नहीं रहे हैं उतना ज्यादा। एंड मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगी कि मैंने इंडियन मीनोपॉज सोसाइटी और साउथ एशियन मीनोपॉज सोसाइटी की मैं प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और बहुत सारा काम इस एरिया में भी करा है। हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा इस एज ग्रुप में बिताते हैं और इसी एज ग्रुप के अंदर जो हमारी फीमेल्स में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से हम जैसे हैं, हमारा रिप्रोडक्शन और बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर, हमारी हड्डियां कैसे काम करेंगी, हमारा हार्ट बीट और हार्ट की बीमारियां जो हैं उनसे वो बचा के हमें रखता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और हमारी ओवरीज काम करना बंद करती हैं, ये हार्मोन हमारे शरीर में कम हो जाता है। भगवान ने वैसे हमें एक बहुत अच्छा एक तरीका दिया है कि जो फैट है, बॉडी का फैट, उसमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट किस्म का एस्ट्रोजन निकलता है जो थोड़ा हेल्प करता है। बट ये जब स्टेज आती है और आप थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हुए कि मैंने जो बोल रही थी कि हमारे देश के अंदर जो मीनोपॉज की एज है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से 5 साल कम है। नॉर्मल एज जो है हमारी मीनोपॉज की या रज्जो निवृत्ति या जिसको हम कहते हैं महीना बंद होना, वो 46.5 है और विदेशों में वो 51 से 55 के बीच में है। नाउ इसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी एवरेज एज 70 प्लस है अब विमेन की हमारे कंट्री के अंदर। तो आप इमेजिन कर लीजिए 1/3 हिस्सा, और जहां ये ईस्ट्रोजन कम हुआ तो जो औरतें हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ससेप्टेबल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और साइलेंट जो है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, या हड्डियां वीक होना शुरू हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। और आपने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी, मेरे घर में खुद से हुआ। मेरी दादी कुर्सी पे उठकर बेड से कुर्सी पे बैठी और ये कूल्हे की हड्डी टूट गई और हम सोच रहे थे अरे ये तो गिरी भी नहीं और इनकी हड्डी टूट गई। इट वाज ऑस्टियोपोरोसिस एंड ये बहुत पुरानी बात है, अब आज हमें समझ में आती है। हार्ट की बीमारियां 40-45 साल के बाद औरतों में मर्दों के बराबर होती हैं। उससे पहले बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आपको हॉट फ्लशेस हैं, एकदम जल्दी से गर्मी लगना, पसीना आना, और हम इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को। और इनका रिलेशन आपके प्यूबर्टी से भी है। लाइक जब आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं, कई औरतों को पीरियड्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है या उस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनसे हमें ये अंदाज़ा लगना शुरू हो जाता है कि इनको आगे चल के मीनोपॉज में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएंगी। अब उसी को जानकारी के लिए आई स्टार्टेड वन क्लब 35+, बिकॉज जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ते हैं कि 35 के बाद आपकी फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, अभी आपने अगर बच्चे पैदा करने हैं तो आप आराम से 50 साल तक, इंडियन गवर्नमेंट भी कहती कर सकते हैं, लेकिन कैसे? आपके जब मीनोपॉज जल्दी आ रहा है तो इसका मतलब हमारी कंट्री में लड़कियों के पास ओवेरियन रिजर्व कम है और वो जल्दी फिनिश हो रहा है। और उसके लिए बहुत सारे कारण हैं, जेनेटिक्स से लेके एनवायरनमेंट, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगी। बट ये समझना है कि करियर ओरिएंटेड गर्ल्स बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं, लेट शादियां कर रही हैं, फिर उसके बाद जगल कर रही हैं कि अभी बच्चा नहीं करना है और अब उसके बाद बच्चा हो नहीं रहा है। और दूसरी तरफ जल्दी से मीनोपॉज आ रहा है और बाकी सारी बीमारियां जल्दी आ रही हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं है, उन्हें पता नहीं कहाँ जाएं, क्या करें और प्रिवेंशन कैसे करें। प्रिवेंशन तो हमारे देश में है ही नहीं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये प्रिवेंशन से ठीक होंगी। पहले से ही आपको माँ की कोख से शुरू होगा। बोन फॉर्मेशन माँ की कोख से होता है। माँ को अच्छी न्यूट्रिशन मिली, अच्छा कैल्शियम मिला तो बच्चे की बोन अच्छी होगी। अब बिना अच्छी बोन के बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद ये लड़कियां कुछ खाएंगी नहीं और कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगी, बोन हेल्थ बिल्कुल खराब ही रहने वाली है और उसी के साथ बहुत सारी और बीमारी आने वाली हैं। और फिर प्रेगनेंसी में जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करेंगे, जो कर रहे हैं और जो नहीं करेंगे उन सब के साथ ये प्रॉब्लम, और 35 के बाद एकदम शार्प डिक्लाइन। नाउ दैट इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो हमको पूरा ये एजुकेशन एडोलेसेंट एज से, स्कूल से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वहीं से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, और प्रेगनेंसी में करना पड़ेगा।
एंड जब हम ये प्रिवेंशन करना शुरू करेंगे तब जाके आगे की 2 पीढ़ियां थोड़ी हेल्दी होंगी. एंड आई वुड से कि अब ये जो मीनोपॉज सोसाइटी है हमारी या क्लब 35+ मैंने स्टार्ट किया था यही सोचते हुए कि औरतों को एजुकेशन दी जाए कि वो अपनी जिंदगी को कैसे जिएं आगे और कैसे कौन कौन सी बीमारियों से किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं. कैंसर स्क्रीनिंग इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज स्क्रीनिंग अगर हम पहले करेंगे, जैसे कनिका बता रही थी ब्रेस्ट कैंसर है, जल्दी डिटेक्शन होगा तो आप इमीडिएटली ऑलमोस्ट 100% उससे निवारण है. कैंसर सर्विक्स है, अगर आप इंजेक्शन लगा लेंगे तो आपको वो होगा ही नहीं. तो अगर ये सब जानकारी अवेयरनेस हम लोगों को पहले से पता होगी तो हम अपनी सेहत का ख्याल ज्यादा रख पाएंगे. एक और लास्ट चीज कहना चाहूंगी, जितनी भी हम सब लोगों ने बातें करी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कम्युनिकेट करें. एक होता है कि आपको पता है, लेकिन दूसरा है कि आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं और आप जाके बताते नहीं है. जैसे कि अभी डॉक्टर ने बोला कि हम इग्नोर करते हैं और हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप साथ में मेरे बैठे हैं, आप देख रहे हैं मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं. तो जो पास वाले लोग भी हैं आसपास के, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को हेल्प करें. अगर जहां जिसको जरूरत है उसे एक सही गाइडेंस दें, और अगर गाइडेंस नहीं मिल रही है तो गाइडेंस के लिए बहुत सारे एरियाज और एवेन्यूज हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर करें. सो डोंट इग्नोर, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दिस लाइफ इज वेरी प्रेशियस. आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज जो सही करनी है वो एक मानसिकता. महिलाएं बहुत संकोच करती हैं. महिला को पता होता है उसके शरीर में कुछ गलत हो रहा है, शरीर संकेत देता है. जब भी आपका शरीर बीमार हो रहा होता है कुछ संकेत देता रहता है, पर आप इग्नोर करते हो. एक बचपन में सेइंग हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, अ स्टिच इन टाइम सेज 9. हमारे देश में हम फटी हुई हाल में आते हैं व्हेन इवन दोज 9 स्टिचेस कांट डू मच. अगर हम आंकड़े देखें, जो कैंसर की दर है वो तो बढ़ी रही है, पर ज्यादातर महिलाएं हमारे पास तीसरी स्टेज के कैंसर में आती है. अराउंड 56 to 70% पेशेंट्स कम टू अस इन स्टेज 3, क्योंकि वो इग्नोर करती हैं और संकोच करती हैं, शेयर नहीं करती हैं. तो इसी संदर्भ में मैंने 2017 में एक मी फर्स्ट ड्राइव शुरू किया था. तो वो मी टू का बहुत उस समय दौर चल रहा था मीडिया में, तो हमने शुरू किया मी फर्स्ट. और क्या चाहते हैं हम मी फर्स्ट में? हम चाहते हैं कि महिला अपने को पीछे ना रखे स्वास्थ्य के मामले में. जब उनको कोई दिक्कत हो रही है उन्हें बात करनी चाहिए. ये नहीं सोचना है कि अभी मेरे बेटे के एग्जाम चल रहे हैं, घर में अभी एक विवाह है, अभी पति की ट्रांसफर होनी है. अपने स्वास्थ्य के बारे में सजग होकर किसी ना किसी को बताएं. मी फर्स्ट के लिए मैंने उनको ये भी कहा कि एक फास्ट शुरू करते हैं. हम पति के लिए करते हैं करवा चौथ का व्रत, बच्चों के लिए होली अष्टमी का व्रत करते हैं, तो अब महिला अपने लिए भी व्रत रखेगी. बिल्कुल. और उस व्रत का हमने रखा नाम मी डे. एंड क्या थी उसकी प्रणाली? उसके लिए आपको 4 घंटे खाली पेट किसी भी हॉस्पिटल में जाके स्क्रीनिंग करानी है. और स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग कोई टेस्ट ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं आपके टेस्ट हो रहे हैं. आपके शरीर में कुछ छुपी हुई बीमारियां हैं, वो हम निकालना चाहते हैं कि वो अंदर छुपी हुई हैं, आप उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं. और क्या छुपा हो सकता है? ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है. तो हर वर्ष साल में एक दिन अपने लिए दिन निकालिए, चाहे वो आपका जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है. फाइंड दैट मी डे एंड कीप दैट मी डे फास्ट. 4 घंटे के फास्टिंग के बाद टेस्ट हो गए, उसके बाद भरपूर खाइए. बस बहुत ही सिंपल सी उसकी प्रणाली है. सो आई थिंक विमेन हैव टू टेक चार्ज. एंड सेल्फ केयर शुड नॉट बी इक्वेटेड टू सेल्फिशनेस. अगर आप अपने बारे में सोच रही हैं, डोंट थिंक पीपल फील आई एम सेल्फिश. इट इज नॉट सेल्फिशनेस. आप सेल्फ केयर करेंगी तो ही आप फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगी. आप अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी वर्कर बन पाएंगी अगर आप हेल्दी होंगी. बिल्कुल. और औरतों का हेल्दी होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वही पूरे परिवार को पोषित करती हैं, पालती हैं. पति को भी वो वही उनकी देखभाल करती हैं, बच्चों का देखभाल वही करती हैं, आने वाली पीढ़ी की देखभाल भी वही करती हैं. इसलिए मुझे लगता है कि औरतों का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी. संगीता मैम, अगर हम खास तौर से महिलाओं की बात कर रहे हैं, हालिया दिनों में हो सकता है ये आउट ऑफ द कोर्स हो जाए ये सवाल मेरा, लेकिन हालिया दिनों में बहुत सारे सुसाइडल केसेस भी देखने को मिल रहे हैं. महिलाएं जो और या फिर जो लड़कियां सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं, वो कहती हैं वो जिंदगी से हार गई, थक गई. फिर वही वाली बात कि हमें ये पता कैसे चले, क्योंकि ये एक ऐसा फेज होता है जब कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है वो अचानक से सुसाइड कर लेगा. शायद उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं, उसने अपने पेरेंट्स से भी कुछ नहीं बताया, वो डॉक्टर से भी कभी नहीं मिली या मिला.
ये जो फेज आता है वो क्या अचानक आता है या फिर धीरे 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 ऐसी चीजें दिमाग में पनपनी शुरू हो जाती हैं? सुसाइड दोनों मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मेल्स में ज्यादा होता है या विमेन में ज्यादा होता है, ऐसा दोनों एज जेंडर में पाया जाता है। सडन तो नहीं होता है ये। इसमें जो हम कुछ क्यूज होते हैं जो मिस करते हैं, जो डे टू डे आप देखेंगे धीरे धीरे एलिनिएट होना शुरू करेंगे। घर परिवार में इंटरेक्शन कम होगी, बात कम करना शुरू करेंगे, फिर अपने कमरे में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, इंटरेक्शन ऑलमोस्ट कट ऑफ, फिर धीरे धीरे दोस्तों से और से। ये क्यूज होते हैं जो नॉर्मली हम मिस करते हैं। एंड स्पेशली अगर ये यंग एज ग्रुप के हैं बच्चे, एग्जाम दे रहे हैं, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि पढ़ रहा है, कमरे में बैठा है पढ़ रहा है, तो पर वो पढ़ नहीं रहा है वो, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना हो गया, परफॉर्मेंस का प्रेशर इतना हो गया, घर में हमने नॉर्म ऐसा सेट कर दिया कि इतने ही नंबर आना है आपके, अगर इतना नंबर नहीं आया तो यू आर यूजलेस। अभी कई बार लगता है कि हम लोग तो खैर इस मानसिकता से थोड़ा ऊपर है, तो कई बार अजीब सा लगता है कि ऐसा कैसे सोच सकते हो कि अगर 98 आ गए, 97 आ गए या 91 आ गए तो आप बच्चे की बैशिंग कैसे कर सकते हो। पर ये भी संस्कार कल्चर की तरह से ही है। आपने कहे नहीं, आप कई पेरेंट्स आके कहते हैं हमने तो कभी ऐसा प्रेशर नहीं दिया बच्चे को कि इतने ही नंबर लेके आने हैं, पर क्योंकि पर बच्चा है ना वो इम्बाइब कर रहा है आपकी सोसाइटी में इंटरेक्शन कैसे हो रही है, आप आपस में घर में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप जैसे दूसरों के बच्चों को बड़ा ग्लोरीफाई करके अरे देखो उसके इतने नंबर आए, हमारे बच्चों के कब आएंगे। आपने चाहे बस इतनी सी स्टेटमेंट दिया है, बट दिस मेक्स ए इम्पैक्ट ऑन देयर चाइल्ड। तो वो क्यूज जब मिस होते हैं तो फिर सडनली अच्छा कुछ कई बार आपको अटेम्प्ट्स करते हैं वो, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल। वो पर उस पे भी कई लोग नहीं जागते हैं। जब अगर एक अटेम्प्ट कर लिया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, दैट मीन्स देयर वाज सम सीरियस प्रॉब्लम गोइंग ऑन, डिप्रेशन गोइंग ऑन इन द माइंड। तो एटलीस्ट एट दैट स्टेज आप साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करते। तो कई बार देखा है कि वो अटेम्प्ट्स भी इग्नोर हो जाती हैं, तो एंड देन यू मे से कि ये तो सडनली हो गया। यूजुअली होता नहीं है ऐसा। इम्पल्सिव सुसाइड ज्यादा नहीं होते हैं, ज्यादातर ये ऑनगोइंग स्ट्रेस जो है बढ़ती जा रही है उसको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये जो सारी जो समस्या है वो है हैंडलिंग की। शायद हम अपने आप को ही हैंडल ढंग से नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आपसे एक सवाल मेरा है। जिस तरीके से डॉक्टर कनिका ने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो संकोच करती हैं, आप हर दिन बहुत सारे मरीजों से मिलती होंगी, बहुत सारे पेशेंट से बातचीत होती होगी आपकी। क्या आपने बदलाव देखे हैं पहले की महिला मरीजों में और अब की महिला मरीजों में? कुछ चेंज हुआ है उनकी सोच में? डॉक्टर के पास जाने का जो रवैया है वो बदला है? एक्सपीरियंस से देखे तो बहुत कम बदलाव है। मतलब 30 साल पहले और आज के दिन में डेफिनेटली बदलाव है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम एकदम पहुंच गए वेस्टर्न कंट्रीज में कि हमारे महिलाएं घर से निकल के अकेले आ जाएं, उनको चाहे कितना दिक्कत हो जाए। आज सुबह की इंसिडेंट्स बोल दें, एक पेशेंट है प्रीवियस ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, हम लोगों ने बोला है ये बच्चा निकलेगा तो बहुत मुश्किल होगा, हो सकता है इस बच्चे को खून की कमी होगी और खून चढ़ाना पड़ेगा, ये अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए। हमारे पास रेगुलर विजिट है, हस्बैंड रहता है दुबई में, पेशेंट को कल रात से पेन आ रही है, सुबह 10 बजे ओपीडी में पहुंची है, रात 10 बजे से चल रही है। क्यों? क्योंकि घर में इसने किसी को नहीं बताया और 10 बजे हमने भगाते दौड़ाते हुए लेके ओटी में गए कि बच्चा निकालना है, इसकी बच्चेदानी फट सकती है, माँ की जान जा सकती है, लीव अपार्ट बच्चा को छोड़ दो। लकीली हम बच्चा को भी बचा लिए, माँ ठीक है। सो ये होता है कि हमारी महिला आई नहीं, बाहर निकल के ये नहीं बताई कि मुझे दर्द हो रही है, बच्चा 9 महीने का हो गया।
तो ये भी हमारी सोच है कि आज के तारीख में भी ऐसे वाले मरीज हैं। दूसरा है कि हमारा परिस्थिति, हमारे जो आसपास के हैं, मैडम बोले मानसिक तनाव, हम सबसे अच्छा कौन है जो पकड़ेगा कि हाँ ये पर्सन को, ये महिला है, पुरुष है, इसको कुछ मानसिक तनाव हो रही है, ये फ्रेंड्स या तो घर के आसपास लोग। वो आदमी खुद नहीं बोलेगा कि मुझे दिमागी कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रही है, नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। वो उसके आसपास के लोग। हमारे पास पेशेंट आते हैं, अभी थोड़े दिन पहले उसके हस्बैंड को मैंने देखा, बुलाया, प्रीवियस बेबी, मेंटल रिटार्डेशन है। वो आया, उसको देखते ही हमने बताया कि क्या भैया क्या दिक्कत है। उसको तुरंत वहां से बताया कि हमें बुरा नहीं सोचना, लेकिन थोड़ा जाके मेडिकल कॉलेज में साइकेट्री विभाग में आप अपने आप को दिखाओ, थोड़ा कुछ गड़बड़ है, अच्छे दवाई दे देंगे, उस दवाई मैं खुद खाती हूँ, वो डॉक्टर साहब से लेके खाती हूँ, और अगर मैं ठीक हो गई हूँ तो आप भी ठीक हो जाएंगे। तो पेशेंट का एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। वो पेशेंट वाइफ को नहीं दिखा के उसको भेजा हस्बैंड को दिखाने, हस्बैंड दिखा के आए, डॉक्टर साहब का फोन आया कि पेशेंट राइटली पकड़ लिया आपने। तो ये हम लोग एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक इस देश की, एज हमारे पड़ोसी, हमारे घर के लोग, हम चाहे सास हो, माता हो, कुछ भी हो, हम लोगों की कर्तव्य बनता है कि किसी को बिहेवियरल चेंज दिखता है, कोई बच्चा अपने आप को आइसोलेट करता है, कुछ ज्यादा खाना नहीं खाता है, सो नहीं पाता है, तो प्लीज भेजिए, ऐसे एग्जाम्पल दे दीजिए कि हम उस दवाई खाते हैं, या हम अगले दिन गए थे, वो डॉक्टर साहब ने 2 बात किया, बहुत अच्छा हो गया, मैं उसको फॉलो करती हूँ। सो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। और अगर हम इसको नहीं ध्यान देंगे तो शायद हमारी सोसाइटी थोड़ा मुश्किल में मतलब रहेगा। एंड ये इंसिडेंट्स 25%, 100 लोग यहाँ पे बैठे, 25 लोगों को है, तो ये हम खुद नहीं मान पाते हैं। तो एक हेल्प ले। दूसरा है कि हम एक फीमेल जो नहीं बता पाती है, उसकी बिहेवियर में वो टॉयलेट बार बार जा रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, तो हम इसको पूछें, हम इसको हेल्प करें। अगर हमारी एटीट्यूड हेल्पिंग एटीट्यूड होगा तो प्रोबेबली बहुत सारे समस्या जो महिला नहीं बोल पा रही है उसको निकाल पाएंगे और हम उसको हेल्प कर पाएंगे। तो शायद हम स्लोली अच्छे के तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्रोबेबली आगे चल के और अच्छे के तरफ बढ़ेंगे। समय का इशारा हो गया है, लेकिन एक संक्षिप्त जी। Sorry, I'll taking time, but she mentioned a very important point. ये behavioral change पेशेंट को नहीं पता चलता है, पेशेंट नहीं कहेगा, वो बहुत लेट बोलेगा। आसपास के लोग, परिवार के लोग, फ्रेंड लोग वो बोलते हैं, तो उनको ये समझना है कि यस यू नीड हेल्प। एक ये बात। दूसरा I forgot. कोई बात नहीं, याद आए तो बता दीजिएगा। बिहेवियरल चेंज दूसरे, हाँ यस नाउ आई रिमेम्बर। कई बार कई मरीज, आई थिंक यहाँ पर डॉक्टर लोग भी हैं यहाँ पर ऑडियंस में, कई मरीज बहुत सारी चीजें फिजिकल प्रॉब्लम्स बताते हैं, इंक्लूडिंग लेडीज, तो उनकी तो प्रॉब्लम ऐसे ही मतलब रिजेक्ट हो जाती है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो कभी भी व्हेन यू सी ए पेशेंट जिसको बहुत सारी सोमेटाइजेशन हो रही है, यहाँ दर्द, ये तकलीफ, तो समझिए कि शायद प्रॉब्लम यहाँ है, तो उनको वहाँ पर हेल्प चाहिए, क्योंकि वो जनरल फिजिशियन से एक से दूसरे तीसरे में मेडिकल शॉपिंग चलती रहती है और वो बात को पकड़ नहीं पाते हैं। तो परहैप्स उसका जेनेसिस जो कारण है, मूल, वो डिप्रेशन है या उसमें, तो यू कैन गेट दैट ट्रीटेड। थैंक यू सो मच मैम। और जब आप किसी स्पेशलिस्ट से बात करते हैं, किसी विशेषज्ञ से बात करते हैं, तो बहुत सारे उन्हीं के जवाबों से कई सारे सवाल निकल आते हैं। समय नहीं है हमारे पास, इसलिए हम उन सवालों को भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक आखिरी जिस तरीके से हम संवाद कर रहे हैं यहाँ पर, एक मैसेज बहुत संक्षिप्त में, अगर आप चारों बस एक लाइन का अगर हमें महिलाओं को एक संदेश देना है जिसे वो अपने इंस्टा रील से भी वायरल कर सकें, तो वो बस एक लाइन का एक संदेश मैं आप चारों से चाहूंगी। मैम सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। मैं ये कहूंगी कि जो महिला है, विमेन आर अ पिवट, जिसके इर्द गिर्द पहले फैमिली, फिर सोसाइटी और फिर देश और पूरा दुनिया घूमती है।
और अगर उस महिला का ख्याल हमने नहीं रखा, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है या फाइनेंशियल हेल्थ है, तो कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस। जैसे हम बात कर रहे तो अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उनको सशक्त करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे, तो हम सब आगे बढ़ेंगे। खाली महिला ही आगे नहीं बढ़ेगी, वो पूरे देश को लेके आगे बढ़ेगी। एंड दैट इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। कनिका मैम, आपसे। जैसे मैम ने कहा, महिला एक फलक्रम है, महिला एक ट्रेन का इंजन है। अगर इंजन डगमगाएगा तो पूरी ट्रेन लुढ़क जाएगी। तो आपको इंजन का बहुत ख्याल रखना है, अपने को सशक्त बनाना है, स्वस्थ बनाना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो स्काई इज द लिमिट, आप सब कुछ पालेंगी। पर अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप कंट्रीब्यूट ना घर पे कर पाएंगी ना सोसाइटी में कर पाएंगी। ट्रेन की इंजन भी महिलाएं हैं, लोको पायलट भी महिलाएं ही हैं। संगीता मैम, आपसे। You all said that लेडीज अपनी प्रॉब्लम्स को काफ़ी पीछे रखती हैं, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स आगे रहती हैं। तो प्लीज़ एक्सेस हेल्थ केयर इवन फॉर, मैडम अभी बता रही थी कि जो रेगुलर केयर है, ANC या वैसे रेगुलर विजिट्स हैं, वो भी मिस हो जाते हैं। तो एक्सेस करिए हेल्थ केयर को। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि बात करेंगे और ठीक हो जाएगा। तो एजुकेशन, अवेयरनेस, एंड इट कैन हैपन टू एनीवन। तो कोई इसमें आपकी गलती नहीं है, वो गिल्ट मत पालिए कि आपको अपने में कोई कमी थी तो इस वजह से ये। मैम, आपसे। महिला को भगवान ने बहुत ज्यादा शक्ति दिया है, उसको रिकॉग्नाइज करिए। चाहे आप पुरुष हो तो आपकी महिला आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, और अगर आप महिला हैं तो आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बहुत बढ़ सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, तो महिलाओं के सशक्त होने का मतलब ये नहीं होता कि महिला इतनी ज्यादा सशक्त हो, या फिर वो ही मतलब नहीं होता कि एक मुक्का मारा और सामने वाला आदमी पस्त हो गया। सशक्त होने का मतलब होता है मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, और अपने समाज को स्ट्रांग बनाना। और हम आप सभी महिलाओं के लिए, जो भी इस वक्त यहाँ बैठी हैं, सबके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच मैम, आप सब हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।